आज मैं आप लोगों को इस सेशन में दिल्ली सल्तनत के पतन का प्रमुख कारण तथा मुगल वंश के उत्थान एवं उनके प्रमुख चरणों के बारे में बताऊंगी। इसके साथ ही दिल्ली सल्तनत की शासन व्यवस्था तथा उनके प्रमुख पहलुओं के बारे में भी बताऊंगी। चलिए बिना किसी देरी के साथ इस सेशन को शुरू करते हैं। दिल्ली सल्तनत के पतन का प्रमुख कारण। फर्स्ट कारण है केंद्रीय शक्ति की दुर्बलता। फिरोज तुगलक की मृत्यु के उपरांत केंद्रीय शक्ति अत्यंत दुर्बल हो गई थी और विभिन्न प्रांतों के सूबेदारों ने विद्रोह कर अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिया, जिसके कारण दिल्ली सल्तनत का पतन निश्चित हो गया। सेकेंड था प्रजा का असहयोग। दिल्ली सल्तनत के पतन का एक महत्वपूर्ण कारण यह भी था कि उसे प्रजा का पूर्ण सहयोग प्राप्त नहीं हो सका। वहां की अधिकांश प्रजा हिंदू थी और उनकी दृष्टि में मुस्लिम शासक विदेशी ही बने रहे। इसके अलावा दिल्ली सल्तनत के अधिकांश सुल्तानों ने धार्मिक सहिष्णुता की नीति का अनुसरण किया और हिंदू प्रजा पर घोर अत्याचार किए। इसका परिणाम यह हुआ कि हिंदुओं को जब भी अवसर मिलता था तो वे विद्रोह कर देते थे। इसका गहरा प्रभाव दिल्ली सल्तनत पर पड़ा और यह दिल्ली सल्तनत के पतन का प्रमुख कारण बना। थर्ड है सहिष्णुता का अभाव। कुछ सुल्तानों में सहिष्णुता का अभाव था, जिससे प्रजा को कष्ट का सामना करना पड़ा। उन्होंने अपने धर्म के व्यक्तियों को प्राथमिकता दी तथा अन्य धर्मों के लोगों को समान अवसर प्रदान नहीं किए, जिससे समाज के कुछ वर्गों में वर्ग संघर्ष प्रारंभ हो गया और विद्रोह की भावना पनपने लगी। फोर्थ कारण है दरबार में एकता का अभाव। सुल्तानों के दरबार में सहयोग एवं एकता का अभाव था। वहां अमीरों एवं उलमाओं का अधिक प्रभाव रहा। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी और सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने राजनीति को धर्म से अलग रखने के लिए बहुत से प्रयास किए थे और यह वास्तव में एक अच्छा प्रयास था, परंतु सभी सुल्तान इस नीति पर अमल नहीं कर सके, जिसके कारण दरबार में एकता का अभाव हो गया। यह भी एक प्रमुख कारण था दिल्ली सल्तनत के पतन का। 5 है फिरोज तुगलक के अयोग्य उत्तराधिकारी। फिरोज तुगलक के उत्तराधिकारी बड़े अयोग्य और विलासी थे। बड़े बड़े सरदारों ने षड्यंत्रों के द्वारा उन्हें अपने हाथों की कठपुतली बना लिया था। फिरोज तुगलक की मृत्यु के पश्चात समस्त साम्राज्य में अर्थव्यवस्था फैल गई और इसका लाभ उठाकर अनेक प्रांतीय शासक स्वतंत्र हो गए। उसके साथ ही दिल्ली साम्राज्य का पूर्ण रूप से विनाश हो गया। 6 है लोधी सुल्तानों का दायित्व। लोधी वंश के संस्थापक बहलोल लोधी के समय में दिल्ली सल्तनत का साम्राज्य खंडित होने लगा था। उसी समय बाबर ने अप्रैल 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोधी को बुरी तरह से परास्त किया। इब्राहिम लोधी युद्ध के दौरान ही युद्ध भूमि में वीर गति को प्राप्त हो गया। उसके अंत के साथ ही दिल्ली सल्तनत का भी अंत हो गया और एक नए वंश मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। इस प्रकार दिल्ली सल्तनत के पतन के लिए लोधी सुल्तान भी उत्तरदायी कहे जाते हैं तथा मंगोलों द्वारा बार बार होने वाले आक्रमणों ने भी, जिसका प्रारंभ 1240 ईस्वी में रजिया की मृत्यु के पश्चात हुआ, दिल्ली सल्तनत के भाग्य और नीति पर गहरा प्रभाव डाला। 7 है जजिया व अन्य कर लगाना। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने ब्राह्मणों व गैर मुसलमानों पर धार्मिक कर लगा दिया था, जिससे हिंदू व गैर मुसलमान सुल्तानों के विरुद्ध हो गए थे। यह भी एक प्रमुख कारण था दिल्ली सल्तनत के पतन का। 8 है अस्थायी सेना समाप्त करना। फिरोज शाह तुगलक ने अस्थायी सेना समाप्त करके सामंती सेना का गठन किया तथा सैनिकों के वेतन समाप्त करके ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि अनुदान के रूप में दिया गया। सैनिकों की भूमि वंशानुगत कर दिए गए। नियमित व निश्चित भूमि कर प्राप्त होने से सैनिक आलसी व विलास प्रिय होने लगे। उसका अधिकांश समय लगान वसूली में ही लगता था। राज्य सुरक्षा के लिए समय नहीं बच पाता था। इस तरह दिल्ली सल्तनत पतन की ओर बढ़ने लगा। दिल्ली सल्तनत के पतन के पीछे और भी बहुत से कारण हैं, किंतु इन्हीं कारणों को प्रधानता दी गई है। चलिए इसके बाद हम लोग सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था तथा उसके प्रमुख चरणों के बारे में इस सेशन में देखते हैं। सल्तनत कालीन शासन में केंद्रीय प्रशासन का मुखिया सुल्तान होता था। बलबन एवं अलाउद्दीन के समय में अमीर प्रभावहीन हो गए थे, किंतु लोधी वंश के शासन काल के समय अमीरों का महत्व चरमोत्कर्ष पर था, यानी कि सबसे ऊपर था। सल्तनत काल में मंत्री परिषद को मजलिस-ए खलवत कहा गया। मजलिस-ए खास में मजलिस-ए खलवत की बैठक होती थी तथा बार या आजम में सुल्तान राजकीय कार्यों का अधिकांश भाग पूरा करता था। दिल्ली सल्तनत अनेक प्रांतों में बटा हुआ था, जिसे इक्ता या सूबा कहा जाता था। यहाँ का शासन नायाब या वली या मुक्त द्वारा संचालित होता था। इक्ताओं को सिक्कों, जिसे अभी हम जिले के नाम से जानते हैं, में विभक्त किया गया था। यहाँ का प्रमुख अधिकारी सिक्कादार होता था, जो एक सैनिक अधिकारी था। उसके बाद सिक्कों को परगनों में विभक्त किया गया। अमील परगने का मुख्य अधिकारी था और मुशर्रिफ लगान को निश्चित करने वाला अधिकारी। एक शहर तथा 100 गांवों के शासन की देखरेख अमीर ये सदा नामक अधिकारी करता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम होता था।
मंगोल सेना के वर्गीकरण की दशमलव प्रणाली को सल्तनत कालीन सैन्य व्यवस्था का आधार बनाया गया था। सल्तनत काल में बारूद की सहायता से गोला फेंकने वाली मशीन को मंगलिक तथा आराद कहा जाता था। प्रशासनिक व्यवस्था हेतु सल्तनत काल में अच्छी नस्ल के घोड़े तुर्क, अरब एवं रूस से मंगाए जाते थे। हाथी मुख्यतः बंगाल से मंगाए जाते थे। सल्तनत कालीन कानून शरीयत, कुरान एवं हदीस पर आधारित था। मुस्लिम कानून के 4 महत्वपूर्ण स्रोत थे: कुरान, हदीस, इजाम एवं कयास। न्याय हेतु सुल्तान सप्ताह में 2 बार दरबार में उपस्थित होता था। भूमि की नापजोख करके क्षेत्रफल के आधार पर लगान का निर्धारण मसाहत कहलाता था। इसकी शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। मुख्यतः केंद्र के नियंत्रण में रहने वाली भूमि खालसा भूमि कहलाती थी। अलाउद्दीन ने दान में दी गई अधिकांश भूमि को छीनकर खालसा भूमि में परिवर्तित कर दिया था। देवल सल्तनत काल में अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध था। इसी के साथ उनकी शासन व्यवस्था तथा दिल्ली सल्तनत का पतन हो गया और एक नए साम्राज्य का उदय हुआ जिसका नाम मुगल साम्राज्य हुआ। इसी के साथ यह सेशन समाप्त होता है। सेशन को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको मेरा सेशन अच्छा लगा तो ऐसे ही और भी सेशन देखने के लिए मेरे चैनल हिस्टोरिकल स्टोरी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।